नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का विरोध। किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। गुरुवार को राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आरंभ हुआ रोडवेज बसों का संचालन। पहले दिन जिला मुख्यालय से विभिन्न मार्गों पर चली करीब 30 रोडवेज बसें। भाखड़ा नहर प्रणाली की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग। गुरुवार को किसानों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। टाउन स्थित पंजाबी मोहल्ला के बाशिंदे वार्ड में बने गंदे पानी के पोंड से उठ रही बदबू से परेशान। वार्ड वासियों ने की जोहड़ को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग। किसानों ने जंक्शन स्थित रिलायंस मार्ट के समक्ष किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। ट्रैफिक पुलिस ने श्रीगंगानगर फाटक के नजदीक नाका लगाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 50 वाहन चालकों के काटे चालान। और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी सहित महंगाई के खिलाफ गुरुवार को नागरिकों ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। इसके तहत ट्रॉली पर कार व घोड़ा गाड़ी पर बाइक रखकर शहर के भगत सिंह चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रधानमंत्री मोदी का प्रतीकात्मक पुतला भी दहन किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंप पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने व महंगाई को नियंत्रित करने की मांग की गयी। विरोध प्रदर्शन में शामिल नागरिकों की अगुवाई पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने की। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि देश की जनता पर चहुं ओर से महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल के दाम रात दिन इस तरह बढ़ रहे हैं जैसे घड़ी की सुई चल रही हो। डीजल के रेट बढ़ने से किसान खेती नहीं कर पा रहा। फसलों के पूरे दाम न मिलने से किसान के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। महंगाई की मार से हालात यह हो गए हैं कि जिनके पास कार थी वे आज घोड़ा गाड़ी पर आ गए हैं। पहले मोदी सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आई। इनके खिलाफ किसान पिछले 6 माह से सड़कों पर बैठे हैं। वक्ताओं ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय जिनके पास मोटरसाइकिल थी वह कार ले आया, जिसके पास साइकिल थी वह मोटरसाइकिल ले आया। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार के राज में इसके बिल्कुल उलट हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह मेक इन इंडिया नहीं बल्कि बैक इन इंडिया है। प्रधानमंत्री देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। यह तानाशाही सरकार है, इसको हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक आमजन सड़कों पर डटा रहेगा। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम भी कम करवाने के लिए आंदोलन होगा। उन्होंने मांग की कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी वापस ली जाए। महेंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के समय केंद्र सरकार 3 काले कृषि कानून लेकर आई। अब दूसरी लहर की आड़ में केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार हिटलरशाही करने पर उतर आई है। इसके कारण देश का बाजार पिट रहा है। महेंद्र शर्मा ने कहा कि देश की किसानी, खेती, मंडी पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों को बचाने के लिए किसान, नौजवान, मजदूर, विद्यार्थियों पर हमले करवा रही है। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। सरकार को इसका उत्तर विभिन्न जगहों पर हुए चुनाव में मिल चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने शीघ्र ही बढ़ती हुई महंगाई पर रोक नहीं लगाई तो किसान, मजदूर बड़ा आंदोलन करेगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में जगदीश भांबू, नरेश पांडार, मोहित कुमार, पवन भाटी, सुखराव सिंह, मनीष मक्कासर सहित अन्य लोग शामिल थे। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹ 32-33 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ 350 ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। 100 ਤੇ 5 ਰੁਪਏ 6 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ कलेक्टर साहब ने भाई साहब ज्ञापन दे। इलाके का किसान, नौजवान, विद्यार्थी बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिस तरीके से 3 काले कानून कोरोना की आड़ में मोदी सरकार लेके आई, उसी प्रकार आज देश के अंदर कोरोना के आड़ के अंदर पीछे से पूंजीपतियों को बचाने के लिए आम नौजवान, किसान, मजदूर, विद्यार्थी हर घर की खुशी पर हमला करने के लिए आज महंगाई पर आज सिलेंडर 900 रुपये कर दिया। आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे। जिस तरीके से खेती पर हमला करते हुए आज महंगाई पर हमला करते हुए आम जनता नरेंद्र मोदी सरकार से नाखुश है। और हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं, समय रहते हुए हमारी बात नहीं मानी,
आज कोविड के चलते आज कोविड की प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए किसान मजदूर आज ज्ञापन देने आए हैं। जल से में रहते हैं, हमारी बात नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी राजस्थान मोदी सरकार की होगी और बड़ा आंदोलन करेंगे अगर बड़े हुए दाम वापस नहीं लिए। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काफी हद तक लगाम लगने के बाद गुरुवार को राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया। पहले दिन जिला मुख्यालय से करीब 30 रोडवेज बसों का संचालन हुआ। जिले सहित पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काफी हद तक लगाम लगने के बाद गुरुवार को राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया। पहले दिन जिला मुख्यालय से करीब 30 रोडवेज बसों का संचालन हुआ। करीब हर रूट पर बसें चलाई गई। इसके अलावा पंजाब व हरियाणा रोडवेज की बसें भी सड़कों पर दौड़ती नजर आई। रोडवेज बस में जितनी सीटें थी उतनी ही यात्रियों को बैठाया गया। पहले दिन यात्री भार संतोषजनक रहा। आमजन ने रोडवेज की बसें शुरू होने पर राहत की सांस ली है। यात्रियों ने कहा कि वे बहुत दिनों से अपने रिश्तेदारों के यहाँ तथा अन्य जरूरी कामों से इसलिए नहीं जा सके क्योंकि उनके पास खुद का निजी वाहन नहीं है और सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया था। अब कोरोना का कहर कम होने पर सरकार ने यात्री बसों को चलाकर निर्धन वर्ग तबके के लिए सहूलियत का काम किया। यात्रियों ने कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए यात्रा करेंगे। इस दौरान बसों के चालक और परिचालकों ने भी बसें शुरू होने पर प्रसन्नता का इजहार किया। इससे पहले बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों से मास्क पहनकर ही यात्रा करने का आग्रह किया गया। बस स्टैंड परिसर व रोडवेज बसों को सैनिटाइज भी किया गया। चालकों परिचालकों ने बताया कि उन्हें अंतिम बस स्टॉप पर भी बसों को सैनिटाइज करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। भी ऐसे है, लॉकडाउन अब खुला है तो अब सवारी नहीं है, और जब सवारी थी तो सरकार के बाउंडेशन थी 25 सवारी से ऊपर नहीं लेके जानी। और बस वाले को बोलते हैं भाई चल चल, आधे घंटे से बैठे हैं जी बस में। बस वाला बोल रहा है कि जी जब 50 रुपये लीटर डीजल था तब भी किराया उतना ही था, आज 100 रुपये डीजल हो गया तो ये किराया उतना ही है। सवारी बनेगी तभी चलूँगा मैं। अब बताओ जी हम क्या करें उसमें। तो वही बात है जी, 1 घंटे से बैठे हैं, 2-2.5 लीटर तो पानी पी लिया। अब बसों वाले भी डिपेंड है जी, अब क्या करें। बस वाला करे सवारी नहीं बन रही, अब आप बताओ जी क्या करें। बस वाले तो चलाने के तैयार बैठे हैं, वो करें किराया तो बढ़े, या तो किराया बढ़े, सवारी बने, सवारी नहीं बने कम से कम किराया तो मिले। फिर डीजल 50 रुपये लीटर था तभी संग्रह उसी रेट में जा रहे थे, आज 105 रुपये 110 रुपये लीटर हो गया या 100 रुपये लीटर हो गया, जो भी है आज भी वही रेट है। तो चलेंगे तो हमें पार कैसे पड़ेगी। भाई बचत उस समय भी नहीं थी और बचत आज भी नहीं है। और बस उड़ीक रहे, एक बस है नहीं, सुबह से खड़े 3 घंटे से कोई बस नहीं आ रही है। ये रिपे करते हैं, काम आते हैं जाते हैं, खाली धंधा है नहीं कुछ। बाजरा बिल्कुल खाली पड़ा है, महसूस क्या करें, है ही नहीं कोई। रोडवेज चलाते हैं, हमारे मर्जी कर रहे हैं, 1-2 जाती है, लोकल सवारी बिठाते नहीं। वो अपना करते हैं, ये मोटरसाइकिल में 300 रुपये तेल बल जाता है तो 300-400 रुपये दिहाड़ी पड़ती है हमारे को। बस पे जाए तो सवारी होगी तो बस में बस वाले बोलते हैं सवारी होगी तो जाएंगे, नहीं खड़ी है कहते। कोई सवारी नहीं है जी, सुबह खड़ी है, सवारी आने की है, घंटे 2 घंटे एक बस चला रहे हैं। पहले लॉकडाउन था, गरीबमारी हो रही है, अभी गरीबमारी हो रही है, आना जाना कुछ है नहीं, सरकार टैक्स ले रही है, सड़क पे सवारी फालतू जो चला लो देता है। इस महामारी में क्या करें, पहले से लग रहा है और क्या, तेल पूरा नहीं हो रहा, ज़्यादा क्या करें, मजबूरी है चलाने का। आज पहला दिन है लेकिन आज सवारी नहीं है, 50-55 दिनों से गाड़ी चली है, कोई सवारी नहीं है। भी ठीक है, एक तेल भी घर से ला के चलानी पड़ रही है गाड़ी, बस ठीक है। भी पिछले दिनों में 25 लॉकडाउन से पहले 25 से 26 होते ही चलान कर दिया जाता था। अगर 30 सवारी ज़्यादा होगी तो सीज कर दिया जाता था। अब कोई तो सवारी नहीं है, बस ठीक है चलने के आदेश दे दिए, लेकिन नुकसान पहले भी था, नुकसान अब भी है, लेकिन पूरे खुलने के आसार हैं। सवारी चलेगी तो 2 रुपए की इनकम होगी, ऐसे कोई इनकम की आसार नहीं है। इंदिरा गांधी नहर के 496 आरडी लिंक चैनल के लेवल को नीचा करने सहित भाखड़ा प्रणाली की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर किसानों ने गुरुवार को सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भाखड़ा तो समझ पानी पूरा दो, पूरा दो, पूरा दो। इंदिरा गांधी नहर के 496 आरडी लिंक चैनल को नीचा करने सहित भाखड़ा प्रणाली की अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसान गुरुवार को जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर की 496 आरडी पर बना लिंक चैनल नहर के तल से 10 फीट ऊंचा है। इस कारण वहाँ पर 19 फीट लेवल का पौंड बनाया जाता है। इस कारण पीछे 150 आरडी तक पानी भराव खाता है। इसके चलते इंदिरा गांधी नहर की पटरी जगह जगह से धंसती है। पानी का नुकसान राजस्थान व भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को होता रहता है। पानी के
बिना उनकी फसलें जल रही हैं और राजस्थान का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। अभी पिछले दिनों इसी पॉन्ड की वजह से 2 बार नहर की पटरी धंस चुकी है, जिस कारण भाखड़ा क्षेत्र को पानी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ज्ञापन के अनुसार अगर इस लिंक चैनल के बेड को 6 फीट नीचा कर दिया जाए या दुगना चौड़ा कर दिया जाए तो नहर में पॉन्ड नहीं बनाना पड़ेगा और इंदिरा गांधी नहर क्षतिग्रस्त भी नहीं होगी। पॉन्ड की वजह से नहर में सिल्ट, झाड़ जंखाड़ उग रहे हैं, पटरी कमजोर हो रही है और सेम भी आ रही है। इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा वह इंदिरा गांधी नहर में 12,000 क्यूसेक पानी आराम से प्रवाहित हो सकेगा। जब तक नहर का नवनिर्माण कार्य नहीं हो जाता तब तक यह विकल्प ठीक रहेगा। इसलिए लिंक चैनल को तुरंत प्रभाव से नीचा किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, जबकि बहुत सारे लाभ हैं। ज्ञापन में अन्य समस्याओं से अवगत करवाते हुए किसानों ने कहा कि भाखड़ा क्षेत्र की करणी सिंह व सादुल ब्रांच के हेड सन 1954 के बने हुए हैं। उस समय मात्र 1300 क्यूसेक पानी की व्यवस्था थी। आज भाखड़ा का सिस्टम 2217 क्यूसेक का है और इसी हिसाब से नहरें भी पक्की बन गई हैं। वर्तमान में सरहिंद फीडर का नवनिर्माण कार्य चल रहा है, तो इसी में हेडों का निर्माण किए जाने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए इन हेडों को 2217 क्यूसेक का बनाया जाए। इससे भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को बरसात के समय अतिरिक्त पानी भी मिल सकेगा। किसानों ने कहा कि भाखड़ा डैम में राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। उसके हिसाब से करणी सिंह व सादुल ब्रांच का पानी का हिस्सा डैम में 9% बनता है। इन प्रणालियों को उनका 9% हिस्सा दिया जाए, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से करणी सिंह व सादुल ब्रांच को 6% हिस्सा ही दिया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र के लिए सरासर अन्याय है। ज्ञापन के अनुसार पिछले 50 वर्षों से इस प्रणाली की नहरें बरसात के समय अतिरिक्त पानी होते हुए भी 16 दिन लगातार कभी भी नहीं चल पाई। भाखड़ा क्षेत्र के किसानों के हालात खराब हैं। क्षेत्र का किसान कर्ज से परेशान होकर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कई बार प्रदर्शन कर चुका है। उन्होंने मांग की कि 9% के हिसाब से अरावी व्यास का कुल 1912 क्यूसेक पानी करणी सिंह और सादुल ब्रांच में तुरंत प्रभाव से प्रवाहित किया जाए। किसानों ने बताया कि सादुल ब्रांच व करणी सिंह ब्रांच को पहले पुरानी भाखड़ा मेन कैनाल से पानी मिलता था, बाद में इनका पानी सरहिंद फीडर से देना शुरू कर दिया, परंतु पुरानी भाखड़ा नहर को बंद नहीं किया गया। इस कारण इन ब्रांचों का पानी हरियाणा में वापस लगभग 100 से 500 क्यूसेक तक जाता रहता है। भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने कहा कि अगर इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो वे कलेक्ट्रेट व मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष महापड़ाव डालने को मजबूर होंगे। इस मौके पर जगमैल सिंह, सेवक सिंह, जगतार सिंह, गुरसेवक सिंह, सुखदेव सिंह, दर्शन सिंह, लेखराम, नथुराम, कृष्ण कुमार सहित अन्य किसान मौजूद रहे। जो बार बार नहर बैठ रही है राजस्थान के नाल, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये अभी इसका निर्माण हुआ है ना, तो इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, उस मिट्टी को निकाला ही नहीं गया। हमने चीफ साहब से पहले निवेदन किया था, ये कह रहे हैं उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मिट्टी को निकाल देंगे। मिट्टी 55 साल से मिट्टी नहर के अंदर ही है, इधर से इधर कर देते हैं, इधर से इधर कर देते हैं। एक तो ये मिट्टी सारी निकालनी चाहिए थी, भविष्य में इस पर ध्यान दिया जाए। एक जो नहर का जितना हमारा हक बनता है पानी का, उतना पानी दिया जाए, और जो लोकल हेड है उसके पास से आगे से जो पुरानी भाखड़ा में पानी जो हरियाणा को जा रहा है उसको रोका जाए। आज हम भाखड़ा के जो क्षेत्र के लिए मांगे हैं, 5 मांगे हैं, उनके लिए हम आए हैं। एक तो IGNP की 496 RDP जो लिंक चैनल बना हुआ है, उस लिंक चैनल को 6 फीट नीचा किया जाए, क्योंकि वो इंदिरा गांधी नहर के तल से 10 फीट ऊंचा बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर पॉन्ड लेवल किया जाता है, इसलिए नहर के अंदर 19 फीट पानी ऊंचा होता है। इसलिए 496 RD से लेके पीछे 350 RD तक पानी का भराव होता है, इसलिए ये बार बार पटड़ी धस रही है। ये पिछले दिनों आपने देखा होगा, अभी पटड़ी धसी है, वो इस पॉन्ड लेवल के कारण धस रही है। अगर इसको नीचा कर दिया जाता है तो इंदिरा गांधी नहर के अंदर 12,000 क्यूसेक पानी बिना किसी बाधा के आज भी चल सकता है। नव निर्माण कार्य होता रहेगा, 12,000 पानी चलेगा। इसके साथ साथ भाखड़ा के अंदर जो 1954 के अंदर जो हेड बने हुए हैं उनको चौड़ा किया जाए, और हरियाणा के अंदर जो पानी हमारा भाखड़े का हिस्से का जा रहा है उसको बंद किया जाए, और सरहिंद फीडर के अंदर जो अवैध रूप से पाइपें लगा के पंजाब के किसानों को जो पानी दिया जा रहा है उनको बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ पर 20 और 30 HP की हर पुल पर दर्जनों पंप और मोटरें लगी हुई हैं, जबकि राजस्थान के सरकार के साथ जो समझौता हुआ है वो है एक पुल पे 5 HP की एक मोटर लग सकती है, तो उसको भी बंद किया जाए। और साथ में भाखड़ा जो सिस्टम है इसके अंदर गोलबारी लागू किया जाए, ग्रुप सिस्टम को हटाया जाए। भाखड़ा के अंदर आज से 20 वर्ष पहले गोलबारी सिस्टम था। अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा कि अभी 3 दिन जब पटड़ी धसी, नहर 3 दिन मर गई, प्रथम वरीयता की नहरें 3 दिन मर गई। अब उन किसानों के खेतों में 32 दिन बाद में पानी लगेगा। अगर गोलबारी सिस्टम होता तो उनके 8वें दिन पानी लग जाता। ये जो ग्रुप सिस्टम इसमें बनाया गया है, ये किसान नेताओं और जो इस क्षेत्र के जो भाखड़ा के जो विधायक हैं उनको फायदा देने के लिए बनाया गया है, इससे आम किसान को कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारी मांगे हैं। अगर इन मांगों को जल्दी अगर सिंचाई विभाग ने अगर पूरा नहीं किया तो हम आने वाले समय के अंदर यहाँ पर महापड़ाव डालेंगे। टाउन स्थित वार्ड संख्या 23 के बाशिंदे वार्ड में बने गंदे पानी के पौंड से बेहद परेशान है। वार्ड वासियों ने गंदे पानी के उक्त जोहड़ को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है।
टाउन स्थित वार्ड नंबर 23 पंजाबी मोहल्ला के नागरिक वार्ड में बने गंदे पानी के पौंड से परेशान हैं। वार्ड वासियों के अनुसार लंबे समय से गंदे पानी का यह गड्ढा यहाँ बना हुआ है। पूरे शहर का गंदा पानी विभिन्न मार्गों से होता हुआ इस गड्ढे में आकर एकत्रित हो जाता है। वार्ड वासियों ने बताया कि गंदे पानी की बदबू से उनका जीना मुहाल हो रहा है। इसके अलावा गंदे पानी के जोहर से आए दिन सांप कछुए जैसे जहरीले जानवर निकलकर घरों में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वार्ड वासियों की जान की सांसत बनी हुई है। वार्ड वासियों के अनुसार गंदे पानी के इस पौंड को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर वे कई बार वार्ड पार्षद सहित नगर परिषद अधिकारियों को आग्रह कर चुके हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण देते हुए वार्ड पार्षद प्रदीप आर्य ने कहा कि उन्होंने इस गंदे पानी के इस पौंड को समाप्त करने के लिए कई बार नगर परिषद अधिकारियों को मौका मुआयना करवाया और जिला प्रशासन तक को इस समस्या से अवगत करवाया गया, मगर उनके प्रयास फिलहाल रंग नहीं ला रहे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में यह पौंड काफी क्षेत्र में फैला हुआ था। धीरे धीरे लोगों ने यहाँ इसमें कचरा डालना आरम्भ कर दिया। इससे इस पौंड का क्षेत्र कम हो गया और गंदा पानी आसपास फैलने लगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के माध्यम से भी काफी लोगों ने यहाँ आकर मकान बना लिए हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इस गंदे पानी की वजह से वार्ड में बीमारियां फैलने की आशंका भी बनी रहती है। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यकाल में पुनः प्रयास करेंगे कि इस गंदे पानी की समस्या से वार्ड वासियों को निजात दिला सकें। बतावा कि जी मार तो नहीं वो पानी में तो आज कितना साल में बैठे ठहर वो कितना साल को ही गंद पड़ी है, सड़कों पर गंद पड़ी है, पानी पड़ी है, मच्छर है, मैं जी जना हो रहा है, हमारा बच्चा बीमार हो जाए, बच्चा फिर तो जी जना हो जाए, मैं तो बहुत परेशानी हमारे हमारी कुछ सुनाई करे तो इन पानी को कोई फैसला हो सके तो देखने पर आ रहे हैं बहुत ही मार तो कोई सुनाई कौन करे नहीं मोहल्ले साल हो गया वो पानी क्यों पड़ो है जे पानी सूख के नहीं दबो बिना खाड़ो खोद रखे है भी खाड़ा हूँ पानी नहीं भर लिया वो जनरेटर लगा रखे बिना जोड़ो नालो रे बीमू काटे परनू काटे इंधन पर शेर को ठीक पानी आवे बारी कहो हमारे मोहल्ला नहीं कहो फिर सुनाई कौन करे नहीं फिर मैं जावा कौन मैं की करा हमारी सुनाई ना करे था हमारी गली में जीते बाद हमारा करना आगे कभी पूछो कौन मैंने भी थे किए जी और किए था के थारी समस्या मैंने कभी कौन पूछो। मेरे जन्म से मैं तो ये खड्डा यहीं देख रहा हूँ। जैसे मच्छर है, मच्छर तो है ही, मच्छरों से बीमारी फैलती है, डेंगू है और बहुत बीमारियाँ होती है। जानवर भी बहुत निकलते हैं यहाँ पे और भी कोई गाय है पशु है यहाँ पे आते हैं तो झगड़ा भी करते हैं, किसी को नुकसान भी हो जाते हैं, कई बार तो बुजुर्गों को मार भी देते हैं। खुली जगह पड़ी है, रात को चोरों का और भी डर रहता है। हमारे बहुत रहता सर बीमार होने। ये तो हमारे तो पिताजी भी यहाँ गिर के इस नाले के अंदर पड़ गए थे, एक बार गुजर भी गए। सर करते हैं कोई मतलब प्रशासन कोई आवाज़ उठाए तो सुनता कौन है, एक जना की आवाज़ तो कोई सुनता नहीं है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लमसम 40-50 साल से खड्डा बना हुआ है और नगर पालिका का ये कचरा घर बना हुआ है। पूरे पंजाबी मोहल्ले का कचरा घर है, पूरा पंजाबी मोहल्ले का सारा कचरा, पूरे शहर का कचरा यहीं आगे गिरता है। और इस ये जो जोड़ा देख रहे हैं आप पीछे, इसके अंदर पूरे शहर का जो गंदा पानी है जो नालियों का और वो सारा यहीं इकट्ठा होता है। और इसको एक नगर पालिका ने जो ठेकेदार है वो इससे अपने अपने जो सुचारू रूप से जो काम करने वाले हैं उससे ये धंधा कमा रहे हैं। वो पीछे नाला देख रहे हैं, तो नाला जो ये जा रहा है सारा पानी इसमें निकालेंगे, इसके बाद में इधर से जनरेटर चला के वापस इस पानी को उसी नाले में डाल देंगे। तो नगर पालिका ने भी इसको बहुत ज़बरदस्त ठेकेदारों को जो मुनाफा दे रही है। और यहाँ पर मच्छर की भरमार रहती है और ये पानी जो है पहले तो बदबू नहीं मारता था, जो पड़ा रहता था। अब क्या ये बंद करके वापस छोड़ते हैं और ये बदबू मारता है। पहले इसके अंदर केली थी, केली के कारण बदबू कम आती थी, अब बदबू ज़्यादा आने लगी है और मच्छरों की भरमार है, इससे बीमारी फैलती है। और कई बार हमने कहा है कि भी इसको बंद करें, भी इसने खाले बना दिए, इतना खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने, नगर परिषद ने, उसके बावजूद भी पानी यहाँ रहता है। सभी को कह दिया, कोई पूरा ध्यान नहीं देता कि ये हो जाएगा, हमने ये कर दिया है वो कर दिया है, लेकिन पानी वहीं खड़ा है। सब होती है, दिक्कत तो होती है। बदबू मैं कह रहा हूँ बदबू आगे से ज़्यादा होगी, बल्कि वो केली के कारण बदबू दबी रहती थी, अब ये बदबू ज़्यादा फैलती है। जब गंदा पानी वापस छोड़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये जो गंदे पानी का पौंड है ये वार्ड नंबर 23 का हिस्सा है और ये एक काफ़ी लंबे समय से और पुरानी और बड़ी समस्या है। यहाँ पे क्या है, शहर के जो नाले जितने भी आते हैं वो यहीं से होकर गुजरते हैं और जैसे नालों में ओवरफ्लो होता है, कुछ भी होता है, ये पानी यहीं पे छोड़ा जाता है। पानी होने के कारण यहाँ पे गंदगी उभरती है और मच्छर और बाकी कीट यहाँ पे पनपते हैं। लोगों के लिए एक समस्या की जगह बनी हुई है। दूसरी बात ये बदबू रहती है यहाँ पर चारों तरफ। और
पंजाबी मोहल्ले के साथ होने के कारण यहाँ पे क्या है, लोगों की आवाजाही में भी इस तरह दिक्कत है, क्योंकि गंदगी दिखती है तो लोग आने से हिचकते हैं यहाँ पे। और धीरे धीरे क्योंकि नगर परिषद प्रशासन इसके ऊपर गौर नहीं कर रहा है, लोगों ने यहाँ पे मलबा और कचरा डाल के इसे और छोटा कर दिया, लोगों ने इसे कचरा डालने का स्थान बना लिया। इसमें हमने नगर परिषद से भी आग्रह किया था कि अगर ये पानी के पॉइंट की जैसे कि आवश्यकता है नीचा एरिया होने के कारण, तो इसे साफ किया जाए। एक दूसरा, इसमें गंदा पानी नहीं आए, इसके लिए नाला बना के जो प्रोविज़न है वो किया जाए। तीसरा, इसमें मलबा ना डले, ये लोगों को पाबंद किया जाए, क्योंकि मलबा डलने से ये जगह भी छोटी होती है, बरसात में काम नहीं आ पाएगी। आज बरसात होती है तो एक बरसात भी झेलने के लिए पॉन्ड सक्षम नहीं है, काफ़ी बड़ा था। धीरे धीरे लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, कुछ नगर पालिका प्रशासन के माध्यम से भी कुछ लोग यहाँ पर आ बसे, उससे जगह छोटी हो गई है। अब इतनी जगह को भी अगर रखना है तो नगर परिषद को इसे साफ सुथरा करके गंदे पानी इसमें ना आए, ये ध्यान रखना होगा। इसमें कचरा लोग ना डालें, ये डस्टबिन बना दिया लोगों ने पूरे शहर का। शहर में कहीं भी मलबा उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, शहर में कहीं भी कचरा उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे चारों तरफ के लोग। नगर परिषद शहर में मुंह पे क्रीम पाउडर लगा के सौंदर्यकरण करा रही है, पर जो मूलभूत दिक्कतें हैं उन दिक्कतों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये वार्ड नंबर 23 पूरी तरीके से इस पॉन्ड के से समस्या से ग्रसित है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने विद्युत संबंधी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। विद्युत सहित विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान दुकानें, लघु धंधे आदि बंद रहे, जिससे मजदूरों में दुकानदारों का घर खर्च चलना मुश्किल हो गया। किसानों द्वारा भी नहरबंदी के दौरान 4 माह ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई की गई, जिस कारण कृषि बिल बहुत अधिक आ गए हैं। ज्ञापन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में FRT कमेटी द्वारा बिजली के बार कट लगाए जाते हैं, जिससे आमजन को बार परेशानी होती है। इसके अलावा FRT में कर्मचारियों की भी कमी है, जिससे विद्युत शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा। ज्ञापन में मजदूर वर्ग या छोटे दुकानदारों के घरों का बिल माफ करने, किसानों के भी 4 माह के कृषि बिल माफ करने, बिजली विभाग की FRT कमेटी को निरस्त कर पूर्व की भांति ही कार्य करवाने, ग्रामीण क्षेत्रों में बार बिजली के कट नहीं लगाने व गाँव में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने की मांग की गई है। साहब को ये एक तो जो गांव में लाइट का कट लगा दिया था शाम के टाइम में, उस टाइम हम खेत से काम करके और मजदूर जो आता है उससे परेशानी होती है, उसके बारे में इनको कहा अवगत कराया। एक जब लाइट कोई ख़राब हो जाती है तो वहाँ उसको कंप्लेन लिखाते हैं, कंप्लेन लिखाने के बाद लगभग कई बार तो 2 दिन निकल जाते, वो ठीक नहीं होती, इसके लिए कहा है। और एक लॉकडाउन के दौरान जो आम दुकानदारों का और जो आम आदमी का जो काम के घंटे और काम कम हुआ,
और उसे नुकसान हुआ उसकी वजह से उसके 4 महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। ये मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि सरकार ये करे, और अगर नहीं करेगी तो आने वाले समय में इसके लिए आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने जंक्शन स्थित रिलायंस मार्ट के समक्ष नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कानून वापस लो, सारे कानून वापस लो, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद। देश में चल रहे किसान आंदोलन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लगातार रिलायंस के सभी प्रतिष्ठानों के समक्ष किसानों का धरना लगातार जारी है। धरने के आज 180वें दिन इलाके के किसानों ने रिलायंस मॉल एवं रिलायंस स्टेट पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अंबानी अडानी के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। किसानों ने कहा कि सरकार किसानों की मांगे जब तक नहीं मान लेती तब तक वे रिलायंस के प्रतिष्ठानों का विरोध जारी रखेंगे। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि जिस तरह से जिले के सभी टोल प्लाजाओं पर किसान पंचायतें आयोजित करने का निर्णय लिया गया, उसी तरह से रिलायंस के सभी प्रतिष्ठानों के समक्ष चल रही धरना स्थलों पर भी जल्द ही किसान पंचायतें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी सरकार तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं ले लेती एवं MSP पर खरीद की गारंटी कानून नहीं बना देती, तब तक किसानों का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में गुरपिंदर सिंह, महेंद्र ओझा, अर्शदीप सिंह बराड़, जस्सू जेलदार, वजीर सिंह मान, रोमा बराड़, मनदीप मान, शिवराज सिंह, अर्शदीप, दुष्यंत झूरिया, रोहित चावला, वीरेंद्र सिंह, मदन सियाग, महावीर सियाग, संदीप सिंह, राजीव शर्मा, नरेंद्र सिंह सहित अन्य किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून पास किए हैं उसके विरोध स्वरूप पिछले 5 महीने से हमने हनुमानगढ़ में जो भी रिलायंस का जो भी स्टोर है, अडानी अंबानी का चाहे कोई भी है, रिलायंस के स्टोर हैं या जो टोल नाके हमने बंद करवा रखे हैं। और अभी सूचना मिली थी 2 दिन पहले कि ये टूरिस्ट पे माल बेच रहे हैं या ये खुल रहे हैं, तो हमने आज उनको समझा दिया और आगे इसको बंद करवा दिया। तब किसानों की मांग सरकार नहीं मानेगी, हम किसी तरह के इनको खुलने नहीं देंगे। 2-3 दिन से हमारे पास मैसेज आ रहा था कि रिलायंस जो ट्रेड बना हुआ है जंक्शन में वो दिन में खुल रहा है, और यहाँ का भी मैसेज ये था कि बीच बीच में ये खोल के सामान की जो सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन किसानों ने हनुमानगढ़ के जो संयुक्त किसान मोर्चा है, किसानों ने टोल नाके भी बंद करवा रखे हैं। रिलायंस ट्रेड, रिलायंस स्मार्ट, इसको भी पहले से बंद करवा रखा था। और हमारी मांग है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे हम आंदोलन करते रहेंगे। रिलायंस सेंटर हो, ट्रेड हो या रिलायंस के अन्य जो इनके सेंटर हैं, चाहे टोल नाके हो हनुमानगढ़ के, वो हम खुलने नहीं देंगे। ट्रैफिक पुलिस ने जंक्शन स्थित श्री गंगानगर फाटक के नजदीक नाका लगाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। सरकार द्वारा किए गए अनलॉक के बाद सड़कों पर आमजन की चहल पहल बढ़ गई है। इसी क्रम में लोग वाहन लेकर अपने घरों से निकल रहे हैं। भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति में यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों की पालना का आह्वान करते हुए वाहन चालकों से समझाइश की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को जंक्शन स्थित गंगानगर फाटक के पास यातायात पुलिस द्वारा नाका लगाकर वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि बहुत से लोग राज्य सरकार द्वारा कोरोना की गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं, बिना मास्क घूम रहे हैं। इसके अलावा बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालक भी सड़कों पर सर पर दौड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से कई बार समझाइश की जा चुकी है, अब ऐसे लोगों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लगभग 50 वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि यदि नियमों की अवहेलना जारी रहेगी तो यातायात पुलिस कार्रवाई करने को मजबूर रहेगी। राज्य सरकार द्वारा जो मिनी गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। उस चीज़ को देखते हुए कि एक्सीडेंट नहीं हो और एक्सीडेंट से बचाव, हर आदमी बचाव रखे, क्योंकि हर आदमी साधन लेकर निकल रहा है और तेज़ गति से भी चल रहा है और यातायात नियमों की पालना भी नहीं कर रहा है। उस चीज़ को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा आज यहाँ गंगानगर फाटक के पास नाका लगाया गया है और जो लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और समझाइश भी की जा रही है कि आप लोग यातायात नियमों की पूर्ण रूप से पालना करें ताकि सुरक्षित रहें। तो आज करीब 40 से 50 चालान किए गए हैं। तो मेरा आमजन से आग्रह है कि आप मिनी गाइडलाइन की पालना करें और सड़क सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए, यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए दुपहिया वाहन चालक है जो हेलमेट ज़रूर लगाएं और दुपहिया वाहन चालक है सीट बेल्ट का उपयोग करें। कहीं भी जाना हो तो तेज़ गति से वाहन नहीं चलाएं, धीरे चलाएं और चलते वाहन में बात नहीं करें, तो ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इन चीज़ों का ध्यान में रखें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।